अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज़ अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा क्या अहम फैसले किए गए आज के इजलास में? जी बिल्कुल, अपोजिशन के रहनुमाओं का इजलास जो कि पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो कायम की जानी थी, उसकी बाकायदा तौर पर आज तश्कील जो है वो हो गई है। और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि 1 माह के लिए स्टीयरिंग कमेटी की कन्वीनरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगी और मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल जो हैं वो 1 माह के लिए इस कमेटी के कन्वीनर बन गए हैं। साथ ही साथ किया गया कि चूंकि अब एहतजाज की हिकमत अमली को आगे बढ़ाना है तो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए 11 अक्टूबर को जो है वो कोयटा में बड़ा जलसा होगा, जो कि तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका मुश्तरका जलसा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और उनको ख़त्म नहीं किया जाता कि उस वक्त तक की अपोजिशन इत्तेहाद चैन से नहीं बैठेगा। तो उसके बाद कोयटा के बाद जो है वो चारों सूबों में जो है वो जलसे किए जाएंगे और एक एहतजाज की हिकमत अमली जो है, एक राब्ता अवाम मुहिम जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। और चूँकि पीडीएम की सरबराही का इशू है वो आज भी उस पर फैसला नहीं हो सका और ये बताया गया है कि मरकजी क़यादत जो है तमाम जमातों की वो जब मिल बैठेंगे तो उसमें ये इत्तफाक राय किया जाएगा। ताहम इस बात पर इत्तफाक है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीडीएम की सरबराही करेंगे। अब उसकी अनाउंसमेंट जो है वो मरकजी क़यादत के 1 से 2 रोज में जो इजलास होगा उसमें बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस एहतजाज और इस इत्तेहाद का मकसद जो है वो आवाम की इस वक्त जो मुश्किलात हैं उसको दूर करना है। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ को जो गिरफ्तार किया गया उसको गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दाम करार दिया गया और उस पर तशवीश का इजहार भी किया गया और साथ साथ इस इक़दाम की मजम्मत भी की गई है। तो तमाम जमातों के जो इस इत्तेहाद में शामिल थे उनके नाम जो है वो दे दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी का नाम दिया गया है। गफूर हैदरी और अकरम दुरानी जो हैं वो जेयूआई की नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह जो छोटी जमातें हैं उनको भी इसमें नुमाइंदगी दी गई है। उस्मान काकड़ हैं और इसके साथ साथ जो बाकी जो बलूचिस्तान की जमातें हैं उनमें से भी एक रुकन जो है वो इस स्टीयरिंग कमेटी का रुकन होगा और ये मिलकर जो है अब अगले हफ्ते में दोबारा से इस स्टीयरिंग कमेटी में तकरीबन तमाम ही अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान होंगे और पीडीएम की सरबराही का फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल से उस्मान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसी हवाले से रहनुमाओं की जानिब से यहाँ पर गुफ्तगू भी की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी थी वो आज मंजूर हुई, उसके नाम आपको दे दिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो हैं वो पीडीएम के मरकजी जलसे होंगे। इसके अलावा और शहरों में भी छोटे जलसे हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाअल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और अब बात करेंगे वजीर आजम के बड़े इक़दाम की। इमरान खान ने नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल पॉलिटिकल कमेटी बना दी है। विफाकी काबीना की बैठक में वजीर आजम ने साफ कह दिया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे, उन्हें हर सूरत वापस लाना है। करप्शन पर किसी को मुआफ़ी मिलेगी ना कोई एनआरओ होगा। काबीना अरकान ने कहा लीगी रहनुमा उज़्मा गलती तस्लीम करने के बजाय इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। इस्लामाबाद से उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार ने बड़े मियां साहब को लंदन से वापस लाकर कानून के कटहरे में खड़ा करने की ठान ली। विफाकी काबीना की बैठक में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए सीनियर वज़रा असद उमर, शफकत महमूद, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और डॉक्टर बाबा रावान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई जो अपोजिशन की तहरीक समेत तमाम सियासी मामलात भी देखेगी। 0 आवर इजलास में फैसला हुआ कि करप्शन करने वालों को ना कोई मुआफ़ी मिलेगी ना ही एनआरओ। काबीना अरकान का कहना था लीगी रहनुमा गलती तस्लीम करने की बजाय इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। क्रिमिनल लोगों से क्रिमिनल्स की तरह ही डील किया जाए।
वजीर आजम इमरान खान ने साफ कह दिया नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाना है। वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे। वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से मदद देने का भी ऐलान। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने भी कह दिया चिली के भगोड़े अगस्टो पिनोशे को एक्सट्रेडिशन के जरिए ही वापस लाया गया था। कार्रवाई जल्द शुरू होगी। ये भी कह दिया कि कौमी सलामती और अदालती इदारों का मुखालिफ हाथ जल्द बेनकाब होगा। और बात करेंगे बड़ी पेशी की। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की लाहौर एहतसाब अदालत में समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने इल्ज़ामात के जवाब दिए। कहा वालिद की विरासत तकसीम हुई तो उन्होंने तमाम असासे बच्चों को दे दिए। हुकूमत के दौरान एक धेले की सब्सिडी नहीं दी जिससे कौमी खजाने को फ़ायदा और बेटों की शुगर मिलों को नुकसान हुआ। बोले नैब के किसी गवाह ने उनका नाम भी नहीं लिया। नैब वाले सब जानते हैं लेकिन घुन्ने बने हुए हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ का 13 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत में पहली पेशी। अपोजिशन लीडर ने दलाइल देते हुए कहा कि इत्तेफाक फाउंड्री की जब 6 फैक्ट्रियां लगीं तब नवाज शरीफ और वो तालिबे इल्म थे। मेरे बच्चों की जायदाद दादा की तरफ से बराह रास्त मुंतकिल हुई। नैब वाले ये सब जानते हैं लेकिन ये घुन्ने बने हुए हैं। इनकी इस बात पर अदालत में कहकहे लग गए। उनका कहना था कि मैंने अपने खानदान की बजाय हमेशा कौम का मफाद देखा। अरबों रुपए बचाने वाले पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। फाजिल जज जवादुल हसन ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की। नैब के वकील ने अपने दलाइल में बताया कि इन्हें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता चला। तफ्तीश करनी है कि इनकी जायदाद आमदन से ज्यादा है, इसलिए शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद 14 रोजा रिमांड मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर कारकुन अपने लीडर के हक में नारेबाजी भी करते रहे। कैमरामैन अजहर इकबाल और मोहसिन इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। शरीफ खानदान के असासों का गोरख धंधा। लाहौर से दुबई और वहां से लंदन तक फैली जायदाद किसकी है? शहबाज शरीफ कहते हैं उन्हें वालिद के असासों से कुछ नहीं मिला, सब उनके बच्चों को मुंतकिल किया गया। लेकिन बच्चे कहते हैं उनकी तो कोई जायदाद है ही नहीं। कारोबार और प्रॉपर्टीज जो शरीफ खानदान के इस्तेमाल में है आखिर है किसकी? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। कल गिरफ्तार हुए, आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल दिए, मगर ऐसा लगा कि बड़े मियां साहब बोल रहे हों। कहने लगे सब कुछ वालिद साहब का दिया हुआ है, वही बच्चों को मुंतकिल हो गया और बच्चों के असासे का मैं जिम्मेदार नहीं। मियां नवाज शरीफ भी ऐवान में मनी ट्रेल वालिद साहब की दुबई वाली मिलों से चलाते थे और लंदन के फ्लैटों तक पहुंचाते थे। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में $17 मिलियन में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जबकि बच्चों का ये हाल था कि जायदाद लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी न थी। एक ऐसी बाकमाल जायदाद है जो साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, जो दुबई से लंदन तक फैली है, दादा से नस्लों को मुंतकिल हो रही है, मगर जब पूछा जाए तो हाथ झाड़ दिए जाते हैं। और शहबाज खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लाहौर के एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शहबाज शरीफ की साहिबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश हुई। अदालत ने नुसरत शहबाज और राबिया इमरान की अदम पेशी पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत के हिदायत के बावजूद सलमान शहबाज और हारून यूसुफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दफ्तर खारजा के जिम्मेदार ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी एपीसी के फैसलों की वजह से हुई। नून लीग ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा किराए के तर्जुमानों के लिए नून, मीम और शीन ही सबसे बड़ा मसला है। नून लीग ने सूरत हाल पर गौर के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे।
منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کا پارا ہائی، اپوزیشن لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے اہم رہنما احتساب عدالت پہنچے۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی گرفتاری کو انتقامی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو 2018 کے طرز پر رک کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور انجینئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ آج ملک کا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے، کرائے کے ترجمانوں کے لیے میم شین اور نون ہے، عوام کا مسئلہ روٹی ہے، روزگار ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین نیب کے بندے ہاتھ صرف وارنٹ پر دستخط کرنے کے لیے کھلتے ہیں۔ شہباز شریف نے بلند حوصلے کے ساتھ اپنا کیس خود لڑا اور کارکنوں کو بھی ثابت قدم رہنے کا پیغام دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے کبھی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تصادم نہیں کیا، کبھی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنائی۔ مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ورکنگ کمیٹی کے اجلاس بلا لیے گئے ہیں۔ سی ای سی کا اجلاس بدھ اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جمعرات کو لاہور میں ہوگا۔ نواز شریف دونوں اجلاسوں سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے باغی ارکان نے پارٹی کی وارننگز کو ہوا میں اڑا دیا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں نہ چھوڑیں۔ نون لیگ کے 4 ایم پی ایز آج پھر عثمان بزدار سے ملنے چلے گئے۔ دانیال عمر کی رپورٹ۔ پارٹی قیادت کا ڈر ہے، نہ ہی اپنی نشست سے محرومی کا کوئی خوف۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کی عثمان بزدار سے ایک اور ملاقات، کہا عوامی خدمت کے سفر میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات کرنے والوں میں جلیل شرکپوری، اشرف انصاری، غیاث الدین اور فیصل نیازی شامل ہیں۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر عثمان بزدار نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نون لیگ کے باغی ارکان پہلے بھی کئی دفعہ مخالف کیمپ میں جا چکے ہیں۔ پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹسز اور الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کی دھمکیوں کے باوجود بغاوت سے باز نہیں آئے۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ اور مسلم لیگ نون نے فوج اور متعلقہ اداروں کے حکام سے ملاقاتوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں آئندہ پارٹی کا کوئی رکن کسی فوجی یا متعلقہ اداروں کے اہلکاروں سے ذاتی یا جماعتی سطح پر ملاقات نہیں کرے گا۔ ملاقات ضروری ہوئی تو پیش کی اجازت لینی لازم ہوگی۔ نیک نیتی سے کی گئی ملاقاتوں کو جان بوجھ کر متنازع بنایا گیا۔ آئندہ فوج یا متعلقہ اداروں سے کوئی ملاقات پارٹی قائد کی پیش کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پارٹی رہنماؤں کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ہدایت نامہ میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی یا آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے فوج یا متعلقہ اداروں سے کوئی ملاقات ضروری ہو تو پہلے اجازت لی جائے۔ ہدایت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے مخصوص حصے مقاصد کے لیے جاری کیے گئے۔ سیکرٹری جنرل کی طرف سے جاری ہونے والے سرکولر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی کا موقف آئین کی بالادستی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نے اے پی سی سے اپنے خطاب کو پارٹی کارکنوں کی طرف سے سرائے جانے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ عارف ملک، سما، لاہور۔ سیاسی ہلچل میں کاف لیگ بھی متحرک ہو گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ کہا اپوزیشن کا اے پی سی کا ناٹک ناکام رہا ہے، قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ مزید کہا کہ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والے ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپوزیشن پر تنقید کی، بولے مخصوص ایجنڈے کے تحت اداروں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ اتحادی جماعت سے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نون لیگ مفرور اور شین لیگ اندر ہو گئی ہے، پارٹی قیادت اب میم لیگ کے پاس ہے۔ سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پاک فوج سے ملاقات کرنے والوں پر برہم ہوتے ہیں، ان کو بھارتی ایجنٹ سجن جندال سے دوستیاں نبھانا بہت پسند ہے۔
نون لیگ تو مفرور ہو گئی، وہ سلطان مفرور الدین جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شین لیگ اندر ہو گئی، پارٹی کی قیادت آ گئی ہے نیم لیگ کے پاس۔ بیگم سبزوان صاحب آپ کھل کھلا کے اپنا بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، انگور کھٹے ہیں، تو اب یہ خفت بٹانے کے لیے یہ چلاکیاں کر رہے ہیں۔ انڈین را سے ملنا بہت ان کو پسند ہے، انڈین را کے جو فرنٹ مین ہے، بزنس فرنٹ مین جناب جندال، ان سے دوستیاں لگانا ان کو پسند ہے۔ پاک فوج کے جناب افسران کے ساتھ ملاقاتوں کی اب لگے ہوئے ہیں، کنفیوز قسم کی، ڈیفیوز قسم کی اب ان کی شخصیت، پرسنالٹی اور پارٹی پالیسیز بنی ہوئی ہیں، بس یہ اسی کا ایک شخص آنا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مولانا فضل الرحمان کو کوئی نوٹس نہیں ملا، سربراہ JUI کو نیب میں بھی طلب نہیں کیا گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو پوچھ گچھ کے لیے بھی نہیں بلایا گیا۔ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو بھاری اثاثے رکھنے کے الزام میں 1 اکتوبر کو طلب کر رکھا ہے۔ نیب ذرائع نے ان کی تردید کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، وزارت قانون نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے احتساب بیورو کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ چیئرمین نیب، ڈیپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز کو رد کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنے نمائندے ذوالقرنین اقبال نے ہمیں جوائن کیا۔ ذوالقرنین، کیا وجہ بنی، کیوں رد کیا گیا؟ دیکھیں، نیب کی جانب سے تجویز دی گئی تھی کہ نیب کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی جو 3 سالہ مدت ہے اس میں توسیع کے لیے ترمیم کی جائے۔ نیب کے جو قانون ہے اس میں تم وزارت قانون نے اس ترمیم کی جو پیشکش کی نیب کی جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دی اور کہا ہے کہ نہ تو اس وجہ سے ترمیم کی ٹھوس وجوہات کو پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی اس ترمیم کو قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو تینوں عہدے ہیں یہ جو اپنی جو اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کی تعیناتی بھی 3 سال کے لیے ہی ہوتی ہے، اس لیے تمام اداروں سے جب ہم آئیں گے اس کی مدت، اس لیے ان میں بھی جب مدت کی توسیع کی گنجائش نہیں ہے تو نیب کے اندر بھی توسیع کی گنجائش نیب قانون میں بھی ترمیم کر کے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس بنیاد کے اوپر جو وزارت قانون ہے اس نے نیب میں آرڈیننس میں جو مدت ملازمت کے حوالے سے ترمیم کا تجویز تھی نیب کی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز مستقبل کی جانب پیش رفت ہے، یہ سب پاکستان کی کاوشوں سے ممکن ہوا۔ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ فرا ربانی کی رپورٹ۔ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں، افغان مصالحتی کونسل دورہ پاکستان پر، اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اہم تقریب کا انعقاد۔ میزبان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ But I do understand how important Kabul is for Pakistan, and that agreement and the fact to bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy, but it happened. Reaching an understanding wasn't easy, but it happened. The decisions taken by the Loya Jirga on the 9th of August weren't easy, but they were taken. The commencement of the intra-Afghan negotiations on the 12th of September is a step forward. وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ افغان تنازع جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا، امن عمل سبوتاژ کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ مہمان افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے اس موقع پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ As we are speaking here, delegations of both sides in Doha, they are sitting around a table discussing the ways and means of ending decades of conflict through a political settlement in Afghanistan. Pakistan has played an important role in facilitating this moment, and my delegation and I thank you and thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts, and we are looking forward to our joint next practical steps. عبداللہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے، ان سے مشترکہ طور پر ہی نمٹنا ہوگا اور یہ سب اپنے لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ذوالفقار جاکھرانی کے مبینہ تشدد کے شکار ASI نے اپنے افسران کے خلاف احتجاج کیا۔ متاثرہ اہلکار نے الزام لگایا کہ پولیس ملزمان کے بجائے
उसी के घर पर छापा मार रही है। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। मैं खुद को दिलाऊंगा। सिंध पुलिस के खिलाफ अपने ही एहलकार का एहतजाज। लाड़काना के थाना वलीद में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले ASI असगर मुगरी ने पेटी भाइयों पर मुल्जिमान की तरफदारी का इल्जाम लगा दिया। रात से ही हमारे घर में घुस गए पुलिस वाले, स्टेटमेंट बदला अपने, हमारे बच्चों को यरगम मारा, 5-6 मोबाइल आया, बच्चों को धक्का मारा, लत्ता मारा। हम सो ये फर्क पूछा भी नहीं, वो अपने मर्जी पर आया। पीपल्स पार्टी का बंदा था जुल्फकार जखरानी, उसके बच्चा ने के एक मामूली सेक्शन लगाया, उसने बाहर से जमानत कराया। मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले अहलकार का कहना है, अगर इंसाफ ना मिला तो खुद को आग लगा लूंगा। नवीद लाड़ी, समा, लाड़काना। इंसाफ चाहिए। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस की बात करें तो PIA गुज़श्ता रोज 4 बड़े हादसा से बाल बाल बच गया। तैयारों से परिंदे टकराने के 4 वाक़यात पेश आए। तर्जुमान PIA का कहना है कि परिंदे टकराने से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। मुल्क भर में एयरपोर्ट्स के अतराफ कचरा कुंडियाँ हटाई जाएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि PK 301 की लैंडिंग के वक्त परिंदा टकराया था और परवास PK 309 के कराची पहुंचते ही एक परिंदा टकराता है, जबकि दुबई से लाहौर आने वाली PK 204 की जद में भी परिंदा आया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहुत मजे कर लिए, अब छोटे बच्चे भी भरपूर तैयारी कर लें। हुकूमत ने कल से मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हुई स्कूल बंद कर दिया जाएगा। मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल कहते हैं, छोटे बच्चों से SOPs पर अमल दरामद कराने की बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन और असातिज़ा को निभाना होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्राइमरी सतह पर तदरीसी अमल बहाल करने का मुत्तफिका फैसला। स्कूलों में समाजी फासला यकीनी बनाने की हिकमत अमली तैयार। असातिज़ा, अमले और बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि 15 सितम्बर से अब तक तालीमी इदारों में 1,71,436 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जो स्कूल सही तरीके से SOPs पे शराइत पे अमल दरामद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो पहले आपको नजर आ रही है। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद के लिए वालिदैन और असातिज़ा को इजाफी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। इस चीज पे नजर रखनी होगी कि कोई बच्चा जो बीमार है, जिसको खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के अलामात हैं, उसको स्कूल ना भेजें। इससे पहले 9वीं, 10वीं और बड़ी जमातें 15 सितंबर, जबकि 6ठी से 8वीं जमात की क्लासों का 22 सितंबर से आगाज हो चुका है। अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने दरिया दिली में सबको पीछे छोड़ दिया। एक तरफ तो अंदरूने सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद ना मिलने पर बार बार वफाक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जानवरों की देखभाल के लिए 62 करोड़ खर्च करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मवेशी ही वहाँ के लोगों का जरिया मुआश है, उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। जानवरों को मच्छर सारी रात लोरी न सुनाएं, कोई बीमारी न दे जाएं। जियाली सरकार ने अंदरूने सिंध सैलाब से मुतासर अफराद के जरिया मुआश की हिफाजत का बेड़ा भी उठा लिया। जानवरों की देखभाल के लिए 62 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जिसमें से सिर्फ 22.5 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां खरीदी जाएंगी। 25 करोड़ की रकम से मवेशियों का चारा और दीगर जरूरियात भी पूरी की जाएंगी। चले, इंसानों को तो मच्छरदानी मिली नहीं, इंसान के बच्चों को तो मिली नहीं, जानवरों के लिए 22 करोड़ की मच्छरदानियां, और ये मच्छरदानियों को कराची से सैलाबज़दा इलाके तक पहुंचाने के लिए चूंकि 4x4 चाहिए ना, और वडेरों ने जाना है तो ऐसा तो जा नहीं सकते छोटी गाड़ी पे, उनके लिए 50 रीवोस ली गई हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ऐसा नहीं कि इंसानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, देही इलाकों में बसने वालों का जरिया मुआश ही उनके मवेशी होते हैं। वहाँ पे राशन भी पहुँचाया गया है, टेंट भी, दीगर चीजें भी, लेकिन वहाँ के लोगों का जो जरिया मुआश है वो उनके माल मवेशी हैं, और उसके लिए इस हालात में वहाँ पे वो नेट मांग रहे हैं। ये जो मच्छरदानी आप कह रहे हैं, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। जानवरों के लिए वैक्सीन, अद्वियात और दीगर सामान पर मजीद 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ताहम सियासी मुखालफीन को खदशा है कि महकमा लाइफ स्टॉक ये टीका कहीं कौमी खजाने को न लगा दे। मंसूर मुगैरी, समा, कराची।
फैसलाबाद की ज़रूरी यूनिवर्सिटी में करप्शन की गजब कहानी। एंटी करप्शन के मुताबिक वाइस चांसलर ने 608 गैर कानूनी भर्तियां की और कौमी खजाने को 42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार राना इकरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। सबसे बड़ी जामिया की सबसे बड़ी करप्शन। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर एंटी करप्शन के रेडार पर। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर ने अपने दौर में 608 गैर कानूनी भर्तियां की और कौमी खजाने को तकरीबन 42 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार राना इकरार एक वक्त में 2 तनख्वाहें वसूल करते रहे। वाइस चांसलर के साथ साथ खुद को गैर मुल्की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाकर 42.5 लाख तनख्वाह भी वसूल की और चांसलर की मंजूरी के बगैर 90 लाख रुपए अपने आप को एजाजिया भी दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना इकरार अहमद और साबिक रजिस्ट्रार के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसी खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।